अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। पहले तो आपको बताएंगे कि वो इद्दत केस जिसके ऊपर इतना शोर मचाया गया था फैसले वाले दिन खावर मानिका की तरफ से, आज जब दोबारा उसकी हियरिंग थी नए जज के सामने, तो फिर वही हथकंडे जो इससे पहले हमने देखे वही दोबारा से आजमाना शुरू हो चुके हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। इसके साथ साथ मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में बड़ा अहम केस था अहमद फरहाद की बाजियाबी से मुतल्लिक। इस केस को वैसे तो हुकूमत की तरफ से बार बार ये इस्तदा की जा रही थी कि निपटा दिया जाए, लेकिन जस्टिस साहब इस बात पे बज़िद थे कि अहमद फरहाद को यहाँ पे पेश किया जाए और उससे पूछा जाए कि वो था कहाँ, क्यों वो 15 रोज़ तक लापता रहा। लेकिन इस एक बुनियाद के ऊपर हम देख रहे थे कि ना सिर्फ ये कि उसको गिरफ़्तार किया गया बल्कि उसको ज़मानत भी नहीं मिल रही और मुसलसल वो शख्स इस वक्त भी कैद में है। तो आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इसके ऊपर बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स भी दिए हैं और उन्होंने एक ख़त भी तहरीर करने का फ़ैसला किया। इसके ऊपर तफसील मैं अभी आपको बताती हूँ। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन में आज बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत थी जी, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में जजेस की तब्दीली के हवाले से। इसके ऊपर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या कार्रवाई हुई, ये बताती हूँ आपको। और फिर थोड़ी जिक्र करेंगे इस बात का भी कि पाकिस्तान की जो कौम है वो बड़ी इस वक्त गम गुस्से का शिकार है और उसकी वजह है कि पाकिस्तान अमेरिका जैसी नौमौलूद टीम से भी क्रिकेट मैच हार गया, वर्ल्ड कप T20 का। तो बहुत ही सब दुखी थे इस बात के ऊपर और बड़ी लेदे हो रही थी। तो इसके ऊपर थोड़ी तफसील से बात करते हैं। वजह क्या है, पाकिस्तानी टीम इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों दिखा रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सॉरी। तो सबसे पहले जी ज़रा इस पे आ जाते हैं इद्दत केस। आपको मालूम है इसका बैकग्राउंड सारा। इद्दत केस में ऐन फैसले वाले दिन खावर मानिका साहब एक ड्रामे की तरह तशरीफ़ लाए और आकर उन्होंने रोना पिटना डाला, खूब स्यापा डाला। और उसके बाद जज साहब ने भी उनकी तवक्को के ऐन मुताबिक ना सिर्फ ये कि फ़ैसला सुनाया नहीं बल्कि जज ने एक ख़त लिख दिया चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को कि जनाब आप केस ही किसी और जज को मुंतकिल कर दें, क्योंकि खावर मानिका साहब ने अदम एतमाद कर दिया। वैसे तो ये भी बड़ा ही गैर मुनसिफाना, बहुत ही इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ फ़ैसला था। इसकी वजह यह है कि भाई उन्होंने ये अदम एतमाद पहले भी किया था, तो अगर ऐसा ही था कि आपने उनको एंटरटेन करना था तो उसी वक्त करते। 4 महीने ट्रायल पूरा कंप्लीट होने के बाद एन फैसले के दिन आपने ये अदम एतमाद उनका कबूल कर लिया और जो पूरा केस था किसी और जज को, किसी और अदालत को मुंतकिल करने के ऊपर आपने चीफ जस्टिस को ख़त लिख दिया। तो ये इतनी शर्मनाक बात है कि आपने इतना वक्त ज़ाया किया है साइल का। 4 महीने वो आपकी वजह से बिला वजह इजाफी तौर पर जेल में रह रहा है और अभी आगे कितनी देर रहना पड़े कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये सूरत हाल है निज़ाम इंसाफ की। तो बहरहाल उनकी तरफ से ख़त लिख दिया गया और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने भी फ़ौरन ही उनकी इस्तदा मंजूर करते हुए दूसरे जज साहब को भिजवा दिया था ये मामला। अब जो दूसरे जज साहब थे उनको भी रिक्वेस्ट की गई कि कम से कम सज़ा मुअत्तली की हद तक ही सही आप दलाइल ले लें और पेशी के ऊपर, पहली पेशी के ऊपर इससे मुताल्लिक़ कुछ फ़ैसला कर दें। दरख्वास्त की गई थी जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के वकला हैं उनकी तरफ से। तो 7 जून की तारीख़ मुकर्रर की गई थी कि सज़ा मुअत्तली के ऊपर दलाइल लिए जाएंगे। आज 7 जून था और एज़ यूजुअल जो इमरान खान साहब बुशरा बीबी के वकील थे वो तो पहुँच गए, लेकिन खावर मानिका साहब और उनके वकील आज भी नहीं पहुँचे। यही हथकंडे इन्होंने पहले भी आजमाए, यही हथकंडे ये दोबारा कर रहे हैं। और पहले वक्फा दिया गया समाअत में, फिर और वक्त दिया गया उन्हें कि वो आ जाएं और कोई दलाइल अपने दे दें, लेकिन उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। जिसके बाद जज साहब ने 11 जून तक अब समाअत मुलतवी कर दी है। 11 जून को उन्होंने कहा है कि जी आप अपने बुशरा बीबी साहिबा के वकील को कहा है कि आप अपने दलाइल दे दें। तो एक दफ़ा फिर से अब ये नए सिरे से सारा केस सुना जाएगा, वही बातें, वही दलाइल, वही मौक़िफ़ दोहराए जाएंगे और किसी को शर्म नहीं आएगी। तो बहरहाल ये जो केस है अब 11 जून तक इसकी समाअत मुलतवी हुई है। और याद रखिए कि इस वक्त बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों ही अगर कैद में हैं तो वो सिर्फ इस केस में सज़ा की वजह से हैं। इस वक्त तक इनके ऊपर किसी और केस में कोई गिरफ्तारी नहीं है। तो निकाह करने के जुर्म में दोनों जो हैं वो इस वक्त कैद में हैं, ये याद रखिएगा। तो बहरहाल आज जज साहब की तरफ से जब ये किया गया तो मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि जो शख्स उस दिन ऐसे रो पीट रहा था कि जैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा मसला है उसके लिए, और अगर इस मामले में उसके साथ कोई इंसाफ ना हुआ तो ना जाने कौन सा कोई पहाड़ टूट पड़ेगा। और आज सूरत हाल ये थी कि ये शख्स आया भी नहीं।
अगर ये सारी दुनिया को नज़र आ सकता है कि ये ड्रामेबाजी है, ये सिर्फ ताख़ीरी हरबे हैं, ये इंसाफ का कत्ल है, तो क्या जज साहिबान को ये नज़र नहीं आता? क्या वो बिल्कुल ही आंखें बंद करके बैठे हुए हैं? उनको सारे इंसाफ की तकाज़े पूरे करने सिर्फ मुखालिफिन के लिए याद रहते हैं? क्या ये इंसाफ का तकाज़ा नहीं है कि आप नाहक किसी को जेल में रखे हुए हैं? आप ठीक है, चलिए मेरिट पे फैसले करने हैं, आपने उनको भी मौका देना है। अगर हम ये लॉजिक सारी मान लेते हैं तो तब भी कम अज़ कम अगर कोई शख्स पेश नहीं हो रहा तो आप सज़ा तो मुअत्तल कर सकते हैं। आप सज़ा मुअत्तल कर दें, बाकी केस लड़ते रहें, ताकि कोई अगर नाहक कैद में हो तो वो बाहर तो आ सके। ये तो ना हो कि उसको जेल में भी रहना पड़ रहा है और अजाब भुगतना पड़ रहा है शदीद गर्मी में, लेकिन वो अगला बंदा पेश ही नहीं हो रहा। उसके लिए ये इस कदर इम्पॉर्टेंट बात थी कि अब वो पेश ही नहीं हो रहा, जो पहले ज़िंदगी मौत का मसला था। तो क्या एक सज़ा मुअत्तली में भी रुकावट है जज साहिबान को? ये है वो असल पॉइंट। कल जब सारे इस पे बात कर रहे थे ना नैब तरमीम केस में कि जी इमरान खान साहब को जज साहिबान, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहिबान ये मशवरे दे रहे थे कि आप बातचीत करें और आप आगे मसाइल से निकालें मुल्क को जाकर, और जनाब बाकी लोगों के साथ आप बैठें। तो मेरा तो सवाल उन जज साहिबान से कि पहली बात तो ये कि आपका काम ये नहीं होता कि आप सियासी मशवरे दें कि जी आप बैठें या आप लड़ाई करें या आपने ये करना है या आपने वो करना है। आप इंसाफ करने बैठे, आपका काम ये है कि आप इंसाफ करें। वो बड़ा मशहूर मकूला ना कि आप इंसाफ करें भले आसमान ही क्यों ना गिर पड़े। तो भाई आप इंसाफ करें। कोई कैसे हल निकलता है नहीं निकलता वो बात की बात है, आप अपना काम तो करें। जब आप ही रुके रहेंगे तो फिर ये सारे मामलात बीच में आते हैं कि जी डीलिंग कर लो, मुज़ाकरात कर लो, कुछ लो कुछ दो, और इस तरीके से जो है मसाइल को हल कर लो। तो फिर निज़ाम इंसाफ की क्रेडिबिलिटी कहाँ गई? अगर ये बातचीत और लेन देन और ये डीलें करके ही मुकदमात ख़त्म होने हैं हमेशा, जैसे नवाज शरीफ के हुए, जैसे बाकी सब के हुए, अब इमरान खान भी यही करे, ये आप लोग बेसिकली कह रहे हैं उसको। अगर वो खड़ा है सारे इस सिस्टम के ख़िलाफ़, वो लड़ रहा है इस सारे माहौल में, तो आप भी तो खड़े हों जज साहब, आप भी तो फैसले करें। आप लोग उसको मशवरे दे रहे हैं कि तुम बात कर लो और अपने मसले हल कराओ। आप ये नहीं कह रहे कि हाँ जो इंसाफ में मबनी फ़ैसला अगर वो गलत है उसको सज़ा दे दें। भले हम ये नहीं कह रहे कि उसको रिहा करें, लेकिन फ़ैसला करें, आप इंसाफ करें। यहाँ पर मशवरे दिए जाते हैं कि जी यही सिस्टम है, हम लोग नहीं बदल सकते, हमारे बस की बात नहीं है, भाई तुम खुद ही बात कर लो। ये तो मुझे आज इस तरह की सूरत हाल लगी। वरना जज साहब अगर नहीं वो बंदा पेश हो रहा, सारे ट्रायल के बाद फैसले वाले दिन आके शोर मचाता है और फिर अगले दिन पेश भी नहीं होता, तो आप उसके ऊपर 4 हर्फ लानत के भेजें और उसका कम से कम फैसला मुअत्तल करें। देखें अगली दफ़ा वो पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। तो कोई बेहिसी है। 4 दिन का जिस्मानी रिमांड सनम का दे दिया। सारी दुनिया को पता है कि वो बंदी लाहौर में मौजूद थी उस दिन 9 मई को, और गुजरांवाले जज साहब को नहीं नज़र आता, और वो उसको 4 दिन का रिमांड दे के पुलिस के हवाले कर देते हैं कि कौन सा उससे डंडा बरामद करना है या पता नहीं कौन सा उससे इन्होंने कोई बोतल में बम बरामद करना है, क्या उससे बरामद करना है जो 4 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। तो ये है शर्मनाक किरदार हमारे अदालती सिस्टम का कि जहाँ पर आप लोग खड़े नहीं हो सकते तो फिर आप लोगों को यही सब कुछ मशवरे देने पड़ते हैं। जो बंदा खड़ा हो जाए उसको भी सारे आके यही मशवरे दे रहे हैं कि करो बातचीत करो। सारे नाम नहाद दानिश्वर भी जो बातचीत कर लो जी, जज साहब भी बातचीत कर लो जी। भाई क्यों बातचीत कर ले, सज़ा दे ना उसको। कसूरवार है तो सज़ा दे, नहीं कसूरवार तो बाहर निकालें। ये बातचीत से आप जो अपने निज़ाम इंसाफ के ऊपर कालक मल रहे हैं, ये क्यों मल रहे हैं? फैसला करें, इंसाफ करें, ये काम है आपका। आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में अहमद फरहाद का मामला आया। यही बातें कम बेश उन्होंने की हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो जज साहब हैं, उन्होंने ज़रा दूसरे अंदाज में की हैं। अहमद फरहाद को आज भी वहाँ पेश नहीं किया गया और उन्हें वहाँ पर कश्मीर में लायानी किस्म के मुकदमात में ज़मानतें नहीं मिल रही, अंदर बंद रखा हुआ है। वजह बड़ी साफ़ थी कि वो यहाँ आएगा, वो यहाँ आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताएगा कि मुझे 15 दिन कहाँ लापता रखा गया, और फिर उन अफसरान को जज साहब बुला लेंगे। तो प्रेशर ये था फैमिली के ऊपर कि आप केस वापस ले लें तो फिर रिहाई मिल सकती है। तो आज अब इस पे ऑब्जेक्शन नहीं की फिर उनके वकला ने अहमद फरहाद के केस ठीक है, अगर वापस लेने की इस्तदा मंजूर होती है तो क्या कर सकते हैं, बंदा तो छुड़वाना है कि नहीं छुड़वाना। तो फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज रंजीदा, मुझे तो लगा कि वो होंगे यकीनी तौर पे,
जो उन्होंने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में कानून की अमलदारी कैसे होनी है, बात करूँगा तो बुरी लगेगी, इनको आसमान पे मत बिठाएं, कोई कानून से बालातर नहीं है, ना कोई जज, ना कोई अफसर, ना कोई वज़ीर आज़म, कोई कानून से मावरा नहीं है। बादिउन नज़र में अहमद फरहाद का लापता होना, 15 रोज़ तक उसको कहीं पे जाहिर ना करना, फिर उसको 15 रोज़ के बाद गिरफ्तारी करना, ज़मानत न मिलना, ये सब गैर क़ानूनी है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि एक अना की तस्कीन के लिए बंदे पर 2 मुकदमे बना दिए। आज मैं ये मुकदमा निपटा रहा हूँ ताकि किसी की जो अना की तस्कीन होनी है वो हो जाए, क्योंकि मुझे ये महसूस हो रहा है कि अदालती कार्रवाई की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये वो बोले कि यानी अगर मैं इस बात पे ज़िद रहूँगा कि जी बंदा मेरे सामने लेके आओ, तो उस बेचारे की जान ही नहीं छूटेगी। तो ये अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक जज अपने मुंह से कह रहा है। तो उन्होंने केस तो निपटा दिया कि चलो कम से कम उस बेचारे को ज़मानत मिले, वो अपनी फैमिली में वापस आ सके। लेकिन एक काम वो जाते जाते फिर भी ये कर रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक ख़त लिख रहे हैं और उनका ये कहना है कि जितने भी लापता लोग हैं, क्योंकि और भी बेतहाशा हैं, बलोच स्टूडेंट्स की तो हर रोज़ हम खबरें सुन रहे हैं आजकल, तो इनके ऊपर एक लार्जर बेंच बना दिया जाए जो तमाम लोगों का एक साथ ही मुकदमा सुने और इन लोगों को बाजियाब करवा सके और जो भी गैर कानूनी तौर पर काम होते हैं उनको रोका जा सके। उन्होंने कहा है कि भाई अगर कहीं लापता हुआ है कोई बंदा, कुछ है, अफसरान आके हमें बताएं तो सही, हमें आके बताने में क्या मसला है। इस बात में कौन सी तज़हीक हो जाती है, कौन सी तौहीन हो जाती है कि किसी को आप आके जज को बता नहीं सकते कि कोई बंदा क्यों पकड़ा गया था। तो ये आज जो इन्होंने काम किया है, मुझे काम तो बहुत अच्छा किया जज साहब ने, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक का मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि वो किस तरीके से इस सारे सिस्टम को एक सपोर्ट दिए हुए हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ से मूव भी नहीं किया जा रहा। तो मुझे नहीं लगता है कि वो इसके ऊपर कोई फ़ौरन लार्जर बेंच बनाने वाले हैं या कोई बड़ी सख्त कार्रवाई होने वाली है, और अगर कुछ किया भी उन्होंने खुद आके बैठ जाएंगे। ये काजी फ़ाइज़ साहब और आमिर फारूक साहब की कार्रवाई ये होती है, कोई भी ऐसा केस जिसमें इनको लगता है कि कहीं पे सिस्टम की मफादात को नुकसान पहुंच सकता है, ख़ुद आके सबसे पहले बैठ जाते हैं ताकि जितना मुमकिन हो सके केस के अंदर उसको रोकते रहें। तो मुझे नहीं उम्मीद है कि फ़ौरी तौर पर इस पर वो कोई बनाएंगे भी, लार्जर बेंच बनाया भी तो कोई उसमें आगे बात बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन बहरहाल जज साहब ने अहमद फरहाद की मुश्किलात को देखते हुए इस केस को निपटा दिया। तीसरी तरफ जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल की आज तब्दीली के हवाले से समाअत थी, इलेक्शन कमीशन ही समाअत कर रहा था। अब ये भी तमाशा देखिए इस मुल्क का कि यानी मेरे ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मैंने इलेक्शन ठीक नहीं कराए और मैं ही बैठ के ये फ़ैसला करूँगी कि जनाब ये नहीं जज सुने, वो वाला जज सुन ले। है कि नहीं लतीफ़ा इस मुल्क में? इलेक्शन कमीशन तो खुद मुल्ज़िम है एक तरह से, क्यों भाई आपने सही इलेक्शन नहीं कराए। नून लीग वाले भी हैं कि जी आपने अभी तक सही तौर पे जीते ही नहीं, आप 47 के ऊपर आपको जिताया, 45 आपके पास है नहीं। और वही दोनों मिलकर दरख्वास्त गुजार कौन है? नून लीग वाले, और मुल्ज़िम कौन है? इलेक्शन कमीशन। और वो दोनों मिलके फैसला कर रहे हैं कि जी चलो जज तब्दील कर देते हैं। ये हाल है। अब इसके ऊपर जनाब तब्दीली की दरख्वास्त के ऊपर नाम नहाद कार्रवाई, इसके अंदर जो फैसल चौधरी साहब हैं वो पेश हुए पीटीआई के वकील की तौर पर, और जो उनके उम्मीदवार थे उनकी तरफ से उन्होंने इस पर ज़ाहिर है अच्छे आर्गूमेंट दिए और उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन का तो दायरा इख्तियार ही नहीं है कि वो इस पर समाअत करे, ये आपका काम थोड़ी है। आपके ऊपर तो खुद चार्जेस हैं कि आप ठीक से नहीं कंडक्ट करवा सके इलेक्शन, तो आप खुद कैसे ये फैसला करेंगे कि कौन केस सुनेगा कौन नहीं। तो उन्होंने इस मौजू के ऊपर बेसिकली दलाइल मरकूज़ रखे। बहरहाल फैसला महफूज हो गया, जो कि यकीनन पीटीआई के अगेंस्ट ही आएगा। अगर इलेक्शन कमीशन में कोई भी चीज़ हो रही है तो वो अंडरस्टूड है कि उसका फैसला पीटीआई के ख़िलाफ़ ही आएगा। तो अब कार्रवाई यही है। इस पे बहुत सारे रिपोर्टर्स पहले से ही बता रहे थे कि ये जज तब्दील होने वाली कार्रवाई इन्होंने डालनी है, और उसी किस्म से ये पहला कदम जो है हमें नज़र आ रहा है। तो अब देखते हैं, फ़ैसला महफूज तो हुआ है, कब सुनाएंगे, लेकिन फ़ैसला आपको मैंने सुना दिया है। आखिर में सिर्फ ये आपको बता दें, जुडिशल कमीशन का भी आज इजलास होना है, जिसमें हतमी तौर पर ये फ़ैसला होगा कि वो तमाम चीफ जस्टिस साहिबान जो कि आड़े आ रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा इनकलाब आया हुआ है, जिनका बहुत मसला है कि उनको आज़ादी की जो नेमत है वो चाहिए, तो उनको कैसे खुडे लाइन लगाना है, उसके लिए आज इन्होंने पूरी प्लानिंग करनी है।
अल्फाज थोड़े सख्त हैं मेरे, मुझे पता है, लेकिन वजह यही है, नीयत ये है। क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि जो नाम कंसिडर किए जा रहे हैं वो हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जो कि सबको मालूम है कि आज़ादाना फ़ैसले करें, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जो कि सबको पता है कि आज़ादाना फ़ैसले करें। तो इन दो जजों को वैसे तो आप नहीं किसी तरह भी दबाव में ला सके। हालांकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर तो काफ़ी प्रेशर डाला गया, वकुला की एक पूरी फ़ौज इनके ऊपर यलगार करवा दी कि चलो भाई किसी तरीके से इसको अंडर प्रेशर करें, रेफरेंस के धमकियाँ देने शुरू हो गए, सब कुछ किया, देखा वो बंदा नहीं हटा। तो अब दूसरा तरीका आजमाया गया है कि चलो इसको सुप्रीम कोर्ट में मूव कर दो, ताकि यहाँ से कम कम जो ये इंतज़ामी उमूर हैं उससे इनका हाथ उठ जाएगा, तो ख़ुद ब खुद यहाँ से मामलात को हम बाकी संभाल लेंगे। तो कोशिश इनकी ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन दोनों को तो सुप्रीम कोर्ट में मूव कर दें। हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को वहीं सजा के रखना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हालांकि वो सीनियर मोस्ट हैं, लेकिन उनको नहीं मूव कर रहे क्योंकि वहाँ पे उनकी खिदमात बड़ी ज़रूरी हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन, जुडिशल कमीशन का ये जो फैसला होगा उसमें हतमी तौर पर 3 जो जज साहिबान हैं वो जाएंगे। एक और जज साहब के बारे में बताया जा रहा है जो लाहौर हाई कोर्ट से ही जाएंगे। तो कोशिश ये है कि इनको इस्लामाबाद के सुप्रीम कोर्ट में बिठा दिया जाए, ताकि यहाँ पर कोई ऐसे लोग लाए जाएं जो कि बात मानते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला जो मसला है उसको सॉर्ट आउट ना करने दें। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में एक तो ये कि बहुत कम जज लगाएं, और जो लगाएं भी वो जज लगाएं जो कि नून लीग के साथ जिनकी सेटलमेंट हो। तो ये इनका अब पूरी गेम प्लान है। आखिर में जनाब ज़रा इस बात पे आ जाते हैं कि जी मैच क्यों हारे, इस पे बड़ी लेदे हो रही है। पाकिस्तान की जो कौमी क्रिकेट टीम है इस वक्त ज़ाहिर तो ज़ाहिर अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन सूरत हाल इनके ऊपर क्या है, सारे गुस्सा कर रहे हैं कि जनाब ये मुसलसल बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, छोटी छोटी टीमों से हार रहे हैं, और वर्ल्ड कप का मैचेस हैं और हालत इनकी ये तैयारी ये है कि अमेरिका जैसी नौमालूम टीम से हार गए। तो कल रात सब बड़े गम गुस्सा हो रहे थे। अच्छा, पहली बात तो ये कि मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह मैच ही नहीं देखा, और मेरी तरह बहुत सारे और लोग भी मैच नहीं देख रहे आजकल, क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं वैसे ही शायद दिल भी नहीं करता, कुछ मसरूफियत भी रहती है, तो मैच उस तरह से मैं देखती नहीं। हालांकि मैं वंस अपॉन अ टाइम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी क्रिकेट में, तो मैं बहुत ज़्यादा शौकीन थी मैच देखने की। तो बहरहाल मुझे तो पता नहीं था, वो ट्विटर ही देखते हुए मुझे पता चला कि जी शायद मैच हार रहे हैं, क्योंकि बड़ा लोग गुस्से का इजहार कर रहे थे। तो ख़बर ये मिली कि जी अमेरिका जैसी नौमालूम टीम से हम मैच हार गए। उस पर बहुत लेदे हो रही, क्या हो रहा है जी, काबुल से आपने ट्रेनिंग ली है और आपकी ट्रेनिंग ये कहती है कि आप हार गए। फिर बड़ी मीम्स बन रही थी कि अच्छा अमेरिका था ना इसलिए हार गए, अमेरिका के आगे तो हम लेट लेते हैं। कोई कह रहा है जी साजिश हो गई, कोई कह रहा है कि जी इनसे भी बल्ले छीन लो, कोई कह रहा है कि जनाब ये बेसिकली अमेरिका ने IMF से आपको पैसे नहीं देने थे अगर जब तक कि आप ये मैच ना हार जाते। तो जिसका जो दिल कर रहा है उस तरीके से वो ट्रोलिंग कर रहा है, लेकिन वजह क्या है? वजह सीरियसली वही है जो इस पूरे मुल्क के साथ, कि जब आप मेरिट का कत्ल करते हैं, जब आप अकरबा परवरी करते हैं, जब आप सिर्फ अपनों को नवाजने के लिए लोगों को ओहदों पे बिठा देते हैं, उनको उस बात की कोई सलाहियत समझ बूझ नहीं होती, तो फिर यही होता है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हुआ है। मतलब रमीज़ राजा एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था, पूरी दुनिया की क्रिकेट को जानता समझता है, उसकी दौर में आप परफॉर्मेंस देखें टीम की, और उसके बाद फिर आप नवाजने पे आ जाते हैं। नजम सेठी लगा दो, ज़का अशरफ उसका दोस्त है उसको लगा दो, नजम सेठी नवाज शरीफ का दोस्त है उसको लगा दो, अब जनाब वो तीसरा दोस्त किसी और का है और मोहसिन नकवी उसको लगा दो। तो ये है, ये दोस्तियाँ आप निभा लें तो गेम का हाल तो यही होगा। तो ये एक नहूसत है जो पूरे मुल्क के इसके ऊपर मुसल्लत है इस वक्त, इसलिए आपको मुल्क से कोई अच्छी खबर, इस रजीम के साथ जो बंदा जुड़ा है ना वो जलील ही हुआ है। और ये इस कदर ये पाकिस्तान के लिए कोई नहूसत की तरह ये लोग वारिद हुए हुए हैं। अल्लाह जल्द इनसे निजात दिलाए कि इनके होते हुए कोई आप सोच लेना कि कोई अच्छी खबर वो नहीं आपको मिलती, आपको हमेशा मायूसी और तारीकी की खबरें मिल रही होती हैं। तो ये क्रिकेट ज़ाहिर है कोई इन सारे चीज़ों से अलग तो नहीं है, आइसोलेट तो नहीं है, तो ज़ाहिर है उसका भी असर इनके ऊपर पड़ेगा जब आप इसके जैसे मोहसिन नकवी जैसे लोग जो है वो मुसल्लत कर देंगे। आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते, आपका बिलीफ है या नहीं है, लेकिन देखें नीयतों को मुराद है। जो लोग नेक नीयत होते हैं, मेहनत करते हैं, चाहे वो कम भी कैपेबल हो ना, वो किसी तौर लगा देते हैं आपकी नैया। लेकिन जो लोग बद नीयत होते हैं, गलत तरीक़ों से ऊपर आते हैं, वो अगर कैपेबल भी हों तो मेरा मानना ये है कि वो कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि नीयतों को मुराद है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।